बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4। अभी की टॉपिक जिसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे दैट इज़ कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। प्रीवियसली हमने 4 पीस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर बात की, जो कि आपकी पॉपुलेशन, आपके प्रोग्राम, फिनोमिना, प्रॉब्लम से रिलेट करती थी। अभी हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को अपनी रिसर्च के लिए पिक करने जा रहे हैं तो हमें किन चीज़ों को कंसिडर करना होगा, इन माइंड असेस करना होगा कि हम सही अंदाज में रिसर्च प्रॉब्लम को असेस कर सकें और देन अपनी इस रिसर्च को डेफिनेटली कंप्लीट भी कर सकें। बिकॉज रिसर्च इज़ अ लेंथी प्रोसेस, डिफ़िकल्ट वन टू, टाइम टेकिंग भी है और इसमें अपने आप को एट ऑल इट्स फेजेस मोटिवेट रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज शायद हमारे लिए उस रिसर्च को उस तरह से कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट हो जाए। सो इसी के ऊपर बात करते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द इंटरेस्ट। व्हाट इज़ इंटरेस्ट? जो रिसर्चर इस रिसर्च को पे काम कर रहा है या जो टीम इस रिसर्च के ऊपर काम कर रही है, हम उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसकी दिलचस्पी की बात करते हैं। वो कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोई भी पॉइंट है वो इंटरेस्ट का है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते वक्त इसको कंसिडर करना चाहिए कि जिस रिसर्च को हम पिक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या उसमें हमारा इंटरेस्ट भी है या नहीं। ठीक है, अब जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है हम उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, उसके ऊपर एफर्ट इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। और अगर हमने किसी भी ऐसे काम में हाथ डाल दिया जो कि हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, एट द स्टार्ट शायद हम उसमें थोड़ा बहुत टाइम की इनपुट, हार्डवर्क की इनपुट देते रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस होती जाएगी और फिर शायद वो काम अपने मंतकी अंजाम तक कभी भी ना पहुंच जाए। सो यहीं पे हमारे पास क्या आता है कि ए रिसर्चर एंडेवर्स इज यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग एंड इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क एंड पॉसिबली अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स। यानी उसमें हार्ड वर्क भी चाहिए, टाइम भी लगेगा और ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो कि हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपने कोई ऐसा सेलेक्ट कर लिया टॉपिक जो कि आपके इंटरेस्ट का नहीं है, इसकी वजह से ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है कि आप अपना लेवल ऑफ मोटिवेशन बरकरार रख सकें और पूरा टाइम और एनर्जी दे सकें ताकि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंटरेस्ट। दूसरी बात दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं? आपकी रिसर्च का स्कोप क्या होगा, इसका इम्पैक्ट एरिया क्या होगा, इसकी टॉपिक की जो विड्थ है वो कितनी होगी। दिस इज ऑल एक्सप्लेन्ड इन मैग्नीट्यूड। सो जब हम रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें अपने काम को विजुअलाइज करना पड़ता है, फ्यूचर में देखना पड़ता है कि जी क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, किन किन स्टेप्स को हमें परफॉर्म करना होगा। इसको हमने रिसर्च के 8 स्टेप्स के हवाले से अलग से वीडियो में भी देखा। सो अगर आपने अपने टॉपिक को नैरो डाउन करना है जिसको आप मैनेज कर सकें इनटू समथिंग विच इज़ मैनेजेबल, स्पेसिफिक एंड क्लियर, तो आपके लिए ये नेसेसरी है कि आप अपने टॉपिक को इस अंदाज में सेलेक्ट करें कि आप उसके लिए टाइम विद रिसोर्सेज अपने तौर के ऊपर मैनेज कर सकें। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी ले रहे हैं इन विच यू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक फिनोमिना, आप व्हाट को आंसर कर रहे हैं, यू नीड टू कंसिडर इट्स मैग्नीट्यूड केयरफुली। हमें ये बाद में पता लगता है कि हमें इस किस्म का डाटा चाहिए होगा, उस किस्म के डाटा के लिए वी हैव टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली। उस ट्रैवल के लिए आपके पास बजट्स नहीं है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके पास वो टाइम नहीं है बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज कर रही है। सो ऑलवेज कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ योर रिसर्च बिफोर सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है जिसके ऊपर अभी हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ दिस मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट जी? हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी हैं उसको हमने क्या करना होता है, डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करना होता है। जब डाटा हमारे पास आता है
तो उस डाटे के कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज में, कि हम उस डाटे को क्या कर सकें, मेजर कर सकें. सो व्हाट इज दिस मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट? हमें बिफोर कंडक्टिंग दैट स्टडी और वाइल सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम हमें ये श्योर करना है कि आप क्लियर हैं अबाउट इट्स इंडिकेटर्स एंड देयर मेजरमेंट्स. यानी यहाँ पर हम बात करने की बात कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें वी टेक अ क्वेश्चनर एज अ टूल ऑफ डाटा कलेक्शन. तो ये क्वेश्चनर हमारा बनेगा जिसमें ये सवाल है जी 1 2 3 4 5, ये देखें जी ये डिफरेंट अगला पेज आ गया और ये अगला पेज आ गया. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या इसमें ये सेक्शंस जो 3 मैंने बना दिए ये पहले से बने हुए हैं? सो इसका मेजरमेंट अवेलेबल भी है. वो कहते हैं कि वाई टू री इन्वेंट द व्हील, इफ़ द व्हील इज़ देयर तो आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं, आपको व्हील दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट भी रिसर्चर के लिए देखना इसी तरह से है कि क्या व्हील अवेलेबल है या नहीं. बिकॉज अगर वो नहीं है और फिर आपको मेजरमेंट्स अपनी रिसर्च के लिए क्रिएट करनी पड़ती हैं तो दैट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस. लेट मी टेल यू कि एट टाइम जो मेजरमेंट्स हैं उसके ऊपर देयर आर PhDs जो कि अवार्ड कर दी जाती हैं. तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस. ठीक है. सो वो ये कह रहा है कि डू नॉट यूज कॉन्सेप्ट्स इन योर रिसर्च प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट श्योर हाउ टू मेजर, कि आपने इस काम को मेजर कैसे करना है उसको शामिल ना करें. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेजरमेंट प्रोसीजर्स बना नहीं सकते, लेकिन आपकी स्टडी का स्कोप, उसका मैग्नीट्यूड, चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी. ठीक है. और जैसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो अगर मैं कोई भी एनालिसिस करना चाहता हूँ, टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ अ बैंक्स परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, तो अगर हमारे पास लास्ट 10 ईयर की बात है तो 2009 से लेकर 2019 तक का डाटा होना चाहिए. अब 2009 का तो डाटा है, लेकिन उसके बाद मुझे 2015 का मिलता है और देन 16 का, 17 का और फिर 19 का मिलता है. तो क्या मैं 2009 से लेकर 15 तक इसके ट्रेंड को फॉलो कर सकता हूँ? As measurement of this concept was not available for the specific time period. ठीक है. तो फिर मेरे लिए उसको लेकर चलना पॉसिबल नहीं होगा. इसी पॉइंट को हम रिलेट एक और चीज़ से भी करेंगे, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा. सो अभी के लिए आगे चलते हैं. लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज. एक इंडिविजुअल जो कि अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा है वो स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज रखता है. जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव एन एक्सपर्टाइज ऑफ अ रिसर्च इन द मैनेजमेंट एरिया और ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग के एरिया में, और मैं मोस्टली क्वांटिटेटिव काम करता हूँ, और आप क्या काम करते हैं जी, आप यू आर मोस्टली एक्सपर्टाइज इन क्वालिटेटिव रिसर्च. और एक बंदा जो फाइनेंशियल रिसर्च का है, जो कि सेकेंडरी डाटा के ऊपर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितने भी जिक्र किए हैं उन लोगों में लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज जो है वो वेरी कर रहा है. सो आपने क्या करना है, मेक श्योर यू हैव एन एडिक्वेट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज फॉर द टास्क यू आर प्रपोजिंग. यानी जिस एरिया में आप अपना काम करने की कोशिश करने जा रहे हैं उसमें ये ज़रूर कंसिडर कर लें कि आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज उसमें मौजूद होना चाहिए. ठीक है. और इसमें ऐसे कर सकते हैं कि इफ यू हैव लेस तो यू अलाउ योरसेल्फ टू लर्न दिस ड्यूरिंग द स्टडी जिसको आप कंडक्ट करने चाह रहे हैं. अपने रिसर्च सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, कोई सीनियर्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन जो मेन कंसिडरेशन है वो क्या है जी, आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है. देन जी रेलेवेंस. रेलेवेंस क्या बताती है कि जी मैं एक रिसर्चर हूँ जो कि स्पेसिफिक टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है. ठीक है. लेकिन मैं किसी ऐसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर रिसर्च करता हूँ. मुझसे लोग सवाल पूछेंगे कि सर आप तो मैनेजमेंट, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं, तो फिर ये क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर सेकेंडरी डाटा इन फाइनेंस, तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. सो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप किसी रिसर्च को प्रॉब्लम एरिया को कंसिडर करने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करें दैट इज of relevance to you as a professional. Ensure that your study adds to the existing body of knowledge, bridges current gaps or is useful in policy information. So ये आपको हेल्प करेगी कि आप अपने इंटरेस्ट को बरकरार रख सकें उस स्टडी एरिया में. देन है जी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, कि हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर डाटा अवेलेबल भी है या नहीं.
अगर इसमें हमारे पास ये चीज़ें थोड़ी सी डिफर करती हैं, लेट मी टेल यू, हमारे पास दो सोर्स होते हैं डाटा के। पहला सोर्स है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी, और दूसरा सोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा इसको कहते हैं जो फर्स्ट हैंड पे रिसर्चर अपने तौर पे कलेक्ट करता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चनर फिल करवाता हूँ तो वो डाटा कौन सा होगा, प्राइमरी डाटा। अगर आपके एनुअल रिपोर्ट्स जो कि शाया हुई थी उनको मैं लेता हूँ अपनी रिसर्च के लिए, तो वो फर्स्ट हैंड डाटा नहीं है, वो कलेक्टेड बाय समवन एल्स था लेकिन यूज्ड बाय समवन एल्स है, तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा को अभी देखते हैं उसके। अगर आपका जो अभी रिसर्च टॉपिक है, प्रॉब्लम है, उसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्सेज से रिलेट करती है। जैसे अब सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ये रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ऑफिस रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, क्लाइंट का रिकॉर्ड, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप वक्त से पहले इस चीज़ को असेस कर सकते हैं कि जिस स्पेसिफिक फिनोमेना पे आप स्टडी करने जा रहे हैं उस फिनोमेना के ऊपर डाटा जो है वो पहले से मौजूद है या नहीं। सो दिस इज हाउ यू विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। प्राइमरी रिसर्च के हवाले से, प्राइमरी डाटा के हवाले से ये थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन जज बाय प्रीवियस स्टडीज़ कि इस फिनोमेना के ऊपर लोग बात करते हैं। इस फिनोमेना का जो हमने पहले बात की थी ना, मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये अवेलेबल है और लोग इस चीज़ के ऊपर डाटा देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा हो जाएगी। और लास्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है दैट इज़ ऑफ एथिकल इश्यूज़, के जो रिसर्च आपने रीड आउट की वो यूरोपियन रिसर्च थी। यूरोप के फिनोमेना में दैट वाज कंसिडर्ड वेरी गुड, लेकिन जब हम उसी फिनोमेना को अपने कल्चर में असेस करना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें हमें क्या नज़र आए, एथिकल इश्यूज़। ठीक है, और एक रिसर्चर को बड़ा कंसिडरेट होना पड़ता है अबाउट द एथिकल इश्यूज़ जो कि उसकी रिसर्च से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो पॉपुलेशन जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है उस किस्म की रिसर्च से। किसी भी इंटरवेंशन की बेस के ऊपर उन पे कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, बाज़ प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि शायद हम पब्लिक ना कर सकते हों। So, at times there are certain ethical issues related with the research. So, how ethical issues can affect the study population and how ethical problems can be overcome should be thoroughly examined at the problem formulation stage. So, ये थे हमारे वो पॉइंट्स जिनको हमने कंसिडर करना है। हमने इस लेक्चर में कंसिडरेशंस को देखा इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें सबसे पहले इंटरेस्ट है, मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, देन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज आता है, रेलेवेंस आ जाती है, एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, एंड इन द एंड देयर आर एथिकल इश्यूज। सो ये वो कंसिडरेशंस हैं जिसको रख के हम अपने प्रॉब्लम एरिया को राइटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.